मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार बनता है, तो देखते हैं निर्माण कैसे होता है। तो फर्स्ट लाइन की जो ट्रांसलेशन है, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में देखोगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज हैं। कि जैसे यदि आप मैप में मिड 18th सेंचुरी के यूरोप में देखोगे मानचित्र में, तो जो आज राष्ट्र आपको दिए गए हैं वो वैसे नहीं मिलेंगे। इसका कारण क्या है? जिन्हें आज हम इटली, जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब क्या है, एक राजशाही मोनार्की सिस्टम, ठीक है, या कह सकते हैं कि रूल हैड देयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, जहाँ क्या है राजतंत्र सेटअप था, स्थापित था, ठीक है, राजशाहियों के द्वारा, ठीक है। और वो कौन कौन थे? डच वगैरह थे, डच या डचियों या फिर कैटनो, ठीक है, इनमें बंटे हुए थे। कि आज हम देखते हैं जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, तो वो अलग अलग साम्राज्यों में बंटे हुए, जो कि डचियों तथा कैटनों के द्वारा यहाँ पर जो रईस लोग थे उनके द्वारा क्या है, अधिकृत क्षेत्र थे ये, या उनका शासन था। फिर आगे देखते हैं, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन, क्या बोल रहा है कि पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। यानी यहाँ पर विभिन्न अलग अलग कास्ट के, जाति के लोग रहते थे, ठीक, तरह तरह के लोग भी रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते थे। यानी उनकी कोई पहचान नहीं थी, वो राजा के अंडर में रहते थे, राजा बोलता था वैसा ही होता था, तो उनकी कोई पहचान नहीं थी, ठीक है, राजा के थ्रू ही उनकी पहचान थी, कहने मतलब। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट लैंग्वेज थी, ठीक है, और एथनिक और जाति विभिन्न प्रकार के जातीय समूह थे वहाँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था, ठीक है। फिर उधर देखें तो इसमें देखें तो आगे फिर देखें तो इस लाइन में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों से जनसमूह को जोड़कर बना हुआ था। तो इसमें एल्प्स के टिरोल और ऑस्ट्रिया सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, ठीक है। इसमें कौन कौन से? टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे बोहेमिया, ये भी क्या है, इन्हीं रईसी इलाकों में क्या है, शामिल थे, जहाँ पर क्या है, कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। यानी यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले रईस लोग थे या कुलीन वर्ग थे। और वो इट आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग, और साथ में क्या है, इटालियन भाषा भी बोलते थे, ठीक है। तो
कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हेम्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी वहाँ थे। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रांत भी थे जो कि इतालवी भाषा भी बोलते थे, जिनमें लोम्बार्डी और वेनेशिया। ठीक है। हंगरी में देखें तो हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग क्या विभिन्न बोलियां इस्तेमाल करते थे। कुछ मैग्यार भाषा बोलते थे, कुछ क्या है हाफ वेराइटी ऑफ लोकल डायलेक्ट्स यानी स्थानीय भाषाएं बोलते थे। फिर आगे देखते हैं तो गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। गालिशिया में कौन से पोलिश भाषा बोलते थे। और इसके अतिरिक्त देखें तो इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हेम्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। कुछ क्या इनके अधीन में अधीनस्थ रहते थे। बड़ा भूभाग एक किसानों का था, ठीक है, वो इनके अंतर्गत रहता था। फिर आगे देखें जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउंड लोग थे। कौन से लोग? राउंड्स। ठीक है। फिर आगे देखें ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। यानी राजनीतिक एकता को आसानी से क्या है यहाँ बढ़ावा नहीं मिल सकता था, क्योंकि अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग भाषा थी। यानी कहने मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, यहाँ पर यूनिटी कम थी। ठीक है। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति एक निष्ठा ही थी। यानी राजा के प्रति ये कर्तव्यनिष्ठ थे, जो राजा इनको क्या है बांधे हुए था इन अलग अलग कास्ट के लोगों को। ठीक है। सभी लोग राजा के प्रति निष्ठा थे और राजा एक आदेश देता तो सारे एकजुट हो जाते थे और राजा का आदेश मानते थे। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे सामने आए उभरे तो वो आगे देखेंगे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग कैसे सामने आया तो वो देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, यानी कॉमन, ठीक है, कॉमन वे लाइफ में जीते थे साझा शैली में, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। यानी वो अब यहाँ पर व्यतीत करते थे, डिवीजन में विभाग में बंटे हुए थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। यानी कुलीन वर्ग में देखें तो यहाँ पर उनके ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा क्षेत्र थे, यानी उनकी संपत्ति ज़मीन थी। तो शहरों में देखें तो वहाँ उनके हवेलियाँ या फिर भवन, ठीक है, बिल्डिंग्स बोल सकते हैं, या मालिक थे वो भवनों के, हवेलियों के। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। यानी राजनीतिक कार्य करने के लिए तथा या बड़े बड़े काम करने के लिए उन एक फ्रेंच भाषा कॉमन बना दी थी, तो वो फ्रेंच भाषा का ही वहाँ पर बोलबाला था। फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोलते थे। ठीक है। आगे देखें उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस जुड़े रहते थे। यानी कहने मतलब उनकी फैमिलीज है वो आपस में क्या है न्यूमेरिकली देखें तो आपस में जुड़ी रहती थी। ठीक है। कम थे लेकिन आपस में समझौता या संबंध बनाए रखते थे एक दूसरी फैमिली से। फिर आगे देखें, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से छोटा समूह था। इनका ग्रुप क्या था? छोटा था लेकिन, ठीक है।
कम ही थे किसानों की संख्या में। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे और ये कृषक थे वो ज़्यादा थे और ये कम थे कुलीन वर्ग के जो लोग थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर जो भूमि थी वहाँ पर जो किसान लोग थे वो खेती करते थे, काश्तकार थे। पूर्वी मध्य यूरोप में भी भूमि विशाल जागीरों में बंटी हुई थी, विशाल जागीरों में बंटी हुई थी। और जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी सिर्फ होता है भूदास यानी गुलाम के रूप में क्या है वो एक खेती सफरडम भी कह सकते हैं भूदास, ठीक है। वो खेती करते थे जागीरदार के यहाँ, उनके यहाँ मजदूर बनकर कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। यानी पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में देखें औद्योगिक क्रांति होने से क्या है, यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में वाणिज्य वर्गों में क्या है, शहरों में विकास हुआ और उनका ग्रोथ यानी वृद्धि हुई थी वाणिज्य व्यापार में, ठीक है। फिर आगे देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने से, उनका उदय होने से क्या है, उनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। यानी उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें तो इतना ज़्यादा हो चुका था कि उनका प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो मार्केट पर क्या है टिका हुआ था, ठीक है। फिर देखें इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। 18वीं सदी यानी 1756 के आसपास, ठीक है, 57 के आसपास क्या है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। फिर देखें तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। नए सामाजिक समूह है क्या है उनके सामने आए थे। फिर देखें जिसमें से क्या है श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग में जो उद्योगपति हैं, व्यापारी है, सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हुए थे, ये लोग क्या है सामने आए थे, उनका भी विकास तेज़ी से हुआ था। इनमें कौन कौन थे जो आए थे 19वीं सेंचुरी के होकर, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, श्रमिक वर्ग जितने भी थे, और मिडिल क्लास के जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल वाले, व्यवसायिक वर्ग वाले जितने भी थे, वो उनका सबका क्या है यहाँ पर उनका एक एक वर्ग क्या है सामने आता जा रहा था और सुदृढ़ होकर, ठीक है, सबका विकास हो रहा था औद्योगिक क्रांति से। मध्य एवं पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। यानी 19वीं सदी तक देखें तो उनका आकार क्या था, नंबर बहुत छोटा था, ग्रुप वर स्मॉलर यानी छोटा था। लेकिन कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। कहने मतलब है जब इनके बीच शिक्षित वर्ग के जो लोग आए थे, कुलीन वर्ग के जितने भी शिक्षित वर्ग और मिडिल क्लास के जो लोग आए थे अपने विचार और नेशनलिटी यूनिटी को लेकर, तो जितने भी रईसी वर्ग के जितने अधिकार थे, ठीक है, उनकी जो लोकप्रियता थी उनको क्या एबोलिशन ख़त्म कर दिया गया था। किनके द्वारा,
एजुकेटेड लोग, मिडिल क्लास के लोग के द्वारा जो अपने राइट्स अधिकार लेके आए थे, विचार लेके आए थे, ठीक है, उनके माध्यम से, क्यों नया वर्ग उभर के आ रहा था मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये 2 पार्ट करेंगे। थैंक यू।